हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव तिवारी और GT95 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्यावरण का अध्याय पहला। इस क्लास में हम अध्यायवार पर्यावरण अध्ययन को पढ़ते हुए चलेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पर्यावरण के अध्याय पर्यावरण से ही शुरुआत करेंगे। इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय के अंतर्गत निहित विषय वस्तु। पहला, पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ हो परिभाषा, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के क्षेत्र जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। इसके बाद पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य कड़ी, खाद्य श्रृंखला के स्तर, स्तर पहला, स्तर दूसरा, स्तर चौथा, स्तर पांचवा, ऐसे करके पढ़ेंगे। खाद्य जाल, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992। पर्यावरण, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा? 1986। पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन जैसे कि चिपको आंदोलन, अपीको आंदोलन और नर्मदा आंदोलन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी। पहला, पर्यावरण एवं परिभाषा। पर्यावरण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है? पर्यावरण शब्द परिधन, आवरण शब्दों की संधि से बना है, जहाँ परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन या क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। इसका मेन आंसर देखते हैं क्या है। परि माने होता है क्या? चारों तरफ या आवरण, और आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी कि हमारे जो चारों तरफ है, हमारे जो चारों तरफ, हमारे जो चारों तरफ जो घेरा है, चाहे वो सामाजिक हो जैसे कि क्या हो गया, जैसे हो गया जीव जंतु और जितने भी पेड़ पौधे और जो भी हमारा समाज है, ये सब किस में आ जाते हैं? पर्यावरण के पर्यावरण में आ जाते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, इसे जरूर याद रखना, फ्रेंच शब्द इन्वायरो रेन से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए और हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? आस पड़ोस। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें कुछ ना याद आए कि पर्यावरण क्या होता है, तो कह देना हमारे आस पास या आस पड़ोस जो कुछ भी है वो सब क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जितने भी हमारे लोग, स्थान, वस्तुएं जो भी हमारे आसपास हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं पर्यावरण के घटक पे। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक नेचुरल एंड मानव निर्मित मैन मेड। क्या कह सकते हैं? मैन मेड। ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक हैं और कुछ चीज़ें जो हमारे लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहले प्राकृतिक और मानव निर्मित। पहले आते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में दो चीज़ें होती हैं,
जीवीय जैसे जो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, और या फिर पेड़ पौधे, ये किस में आते हैं? जीवीय या जैविक में। और आते हैं अजीवी जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश और मृदा, ये कैसे हैं? अजीवी हैं। ठीक है, इन्हें जीवी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोटिक। क्या कहते हैं? बायोटिक। क्या कहते हैं? बायोटिक। तुमसे पूछ दिया जाए बायोटिक और अबायोटिक, और इसे क्या कहते हैं? आजीवी को अबायोटिक। क्या कहते हैं? अबायोटिक। अबायोटिक। ठीक है, जीवी और आजीवी। बायोटिक में कौन सी चीज़ें आती है? जंतु एवं पादप। और अबायोटिक में कौन सी चीज़ें आती हैं? स्थल, जल, वायु, प्रकाश और मृदा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? मानव निर्मित चीज़ें। मानव निर्मित चीज़ें कौन कौन सी हैं? इमारत, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सब क्या चीज़ें हैं? मैन मेड चीज़ें हैं। मैन मेड का मतलब है मानव निर्मित चीज़ें। अब आते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। किसमें किसमें? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल में। अब आते हैं किस पे? स्थलमंडल पे। पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी को स्थलमंडल कहा जाता है। ऊपर वाली जो हमारी जिस पे पेड़ पौधे उगते हैं और हम लोग रहते हैं, वो क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। उसे हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? परपटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी कि 29%, 1/3 मतलब 29% भाग कैसा है? स्थल मंडल है। यह मंडल शैलों एवं खनिजों से निर्मित है। शैलों मतलब चट्टानों से। शैलों का मतलब क्या होता है? चट्टाने, चट्टाने। ठीक है, और खनिजों से निर्मित है। यह मंडल मृदा की सबसे ऊपरी, सबसे पतली परत से ढका हुआ है। यह मृदा की सबसे कैसी है? पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पठार, नदी, घाटी आदि पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। स्थल मंडल का महत्व क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल का महत्व। यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। इसमें खनिज जैसे लोहा, चांदी, सोना, पीतल, ये सब क्या है? खनिज होते हैं। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि देता है। कृषि, इसमें स्थल मंडल में क्या होते हैं? वन भी होते हैं, हम लोग कृषि करते हैं, गेहूँ, चावल, धान, ये सब उगाते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या कर रहने के लिए स्थान प्राप्त कराता है। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। पशु जहाँ चरते हैं वो घास मंडल भी स्थल मंडल हमें देता है। अब आते हैं हम लोग किस पे? जल मंडल पे। जल मंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। जैसे कि समुद्र हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन 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 चीज़ें जल मंडल के अंदर आती हैं? जैसे हमारे समुद्र हो गए, क्या हो गए? समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, क्या हो गई? नदियाँ हो गई। ठीक है, तालाब हो गए, क्या हो गए? तालाब हो गए। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी कि 71% भाग जल से ढका हुआ है। कितने परसेंट? 71% भाग किससे ढका हुआ है? जल मंडल से। किससे ढका हुआ है? जल मंडल से। महासागर, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। अभी हमने बताया था कि जो समुद्र हो गए, झीलें हो गई, नदियाँ हो गए, तालाब हो गए, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जल मंडल को बनाते हैं। जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प और भूमिगत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये बर्फ कैसी हो गई? ठोस रूप में भी पाया जाता है। जल हमारा कैसे? ठोस रूप में भी पाया जाता है, बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में जैसे जल वाष्प हो गई, और भूमिगत द्रव्य रूप में कैसा पाया जाता है? द्रव्य रूप में
द्रव्य रूप में कैसे पाया जाता है? भूमिगत पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जलमंडल के महत्व पे। जल सभी जीवों के लिए कैसा है? आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना जल के हम रह नहीं सकते हैं। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, किसकी? वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से जल हमारा क्या होता है? जलवाष्प बनकर बादल बनता है और बादल से फिर क्या होते हैं? बारिश होती है, वर्षा होती है। अब आते हैं किस पे? वायुमंडल पे। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे चारों वो जो वायु है वो क्या है? वायुमंडल का एक रूप है। वायुमंडल कई प्रकारों की गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण होता है। इस मंडल में धूल के कण एवं जल वाष्प भी पाए जाते हैं। तुमने बताया जल वाष्प, जब बादल बनेगी जल वाष्प तो वो किस पे? वायुमंडल से होके ही जाएगी। तो कुछ जल वाष्प जो होती है वो जो हमारे वायुमंडल है उसमें ही रुक जाती है और इसमें धूल के कण भी होते हैं। वायुमंडल का महत्व। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? वायुमंडल। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु के परिवर्तन लाता है। जैसे कभी सर्दी होती है, ठीक है, कभी क्या होती है? कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। ये सब किसके कारण होता है? वायुमंडल के कारण होता है। यह रेडियो संचार में भी हमारी मदद करता है। जैसे हम लोग घर पे रेडियो चलाते हैं या फ़ोन पे टेलीफोन पे बात करते हैं, ये सब किसकी मदद से होता है? वायुमंडल के मदद से होता है। अब आते हैं हम लोग किस पे? जैव मंडल पे। किस पे आते हैं? जैव मंडल पे। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जहाँ अब जैव मंडल में कौन आ जाएगा? स्थल, जल, वायु, ये सब जो हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये जब सब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? जैव मंडल बनाते हैं। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का महत्व। यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। अनुकूल परिस्थितियां मतलब रहने योग्य। अनुकूल परिस्थितियां मतलब रहने योग्य परिस्थितियां, रहने योग्य, जहां हम लोग रह सकें और सरवाइव कर सकें। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब होता है रहने योग्य परिस्थितियां। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे रहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा तंत्र है? जहाँ सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ यानी कि पर्यावरण के साथ रहते हैं और भौतिक तथा रासायनिक कार्यों को एक साथ करते हैं जिसमें वे रहते हैं। सर्वप्रथम 1935, ये याद करने योग्य बात है, इसे जरूर याद कर लेना। सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी है, ये किसने लिखी है? जीएस टेंसले ने। कब लिखी है? 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र में के अध्ययन को पारिस्थितिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक। जो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं वो क्या कहते हैं? उसे पारिस्थितिक।
पारिस्थितिक का अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी, क्या है? इकोलॉजी। इसका प्रयोग सबसे पहले, किसका प्रयोग? इकोलॉजी, याद रखना, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हिकल ने। इकोलॉजी, ठीक। पारिस्थितिकी की अगर डेफिनेशन पूछे तो किसने दी? सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने दी। और अगर पूछे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो अंग्रेजी है इकोलॉजी, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हिकल ने किया। कब? ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोलॉजी है वो कैसी भी हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। जैसे तालाब की पारिस्थितिकी अलग हो गई, वन की पारिस्थितिकी अलग होगी। अभी हम लोग ये नीचे पढ़ेंगे। यह स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई छोटा जंगल है और उसमें अगर पारिस्थितिकी हर जगह होती है, वो पारिस्थितिकी अगर जंगल काट दिया जाए तो वहाँ की पारिस्थितिकी कैसी हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त हो जाने का मतलब वो अस्थायी भी हो सकती है। ठीक है। यह प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है, यानी कि नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। अब तालाब कोई आपने कोई किसी के पास जगह पड़ी हुई है, उसने अब तालाब खुलवाया, उसमें मछलियाँ और पाल दी, तो ये कैसी हो सकती है? कृत्रिम भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। यह इकाई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होती है। ये जो पारिस्थितिकी जो है ये इकाई क्या है? एक इकाई है। यह छोटी छोटी और इकाइयों में भी बटी हुई होती है, जैसे कि स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र होता है। अब उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र वह उष्णकटिबंधीय, जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा बारिश होता है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय परितंत्र कहते हैं। यहाँ की उत्पादकता सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है। उत्पादकता मतलब यहाँ पे परितंत्र के अलग अलग प्रकार यानी पाए जाते हैं और इसमें बहुत चिड़ियों के और पेड़ों के और मछलियों के बहुत ज़्यादा प्रकार पाए जाते हैं, इसलिए यह सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, अभी हमने बताया था जैविक माने बायोटिक, बायोटिक और अजैविक मीन अबायोटिक। अजैविक मीन अबायोटिक, अबायोटिक। ठीक है। पारिस्थितिकी जैविक और अजैविक। अब जैविक में आते हैं। अजैविक का तो नदी, तालाब, पहाड़ ये सब तो छोड़ ही दो। अब आते हैं किस पे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से आते हैं? उत्पादक जो बनाते हैं, प्रोड्यूसर जिन्हें कहते हैं। उपभोक्ता जो क्या कहते हैं? उपभोग करते हैं यानी कंज्यूमर। और अपघटनकर्ता यानी कि स्कैवेंजर्स जो आखिरी में उसे दोबारा से मिट्टी में मिला देते हैं। अब आते हैं किस पे? जैविक पे। जैविक इस घटक के अंग उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता हैं। उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? पादप जगत में अर्थात पौधों को परितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। ये जो घास हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है? उत्पादक हैं। उत्पादक का मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों से भोजन तो लेते नहीं हैं, तो ये क्या हो गए? उत्पादक हो गए। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये कौन से? उत्पादक हो गए, क्योंकि ये हमसे लोगों से कुछ लेते नहीं, सूर्य के प्रकाश से और प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, इसलिए ये कैसे जैविक में आते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब आते हैं किस पे? उपभोक्ता पे। उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर, जैसे कि हम लोग। जो जीव जंतु अपना भोजन निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, हमने क्या कहा था? उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, और उपभोक्ता वे होते हैं जो भोजन अपना स्वयं निर्माण नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ये दूसरों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं कि अगर पेड़ से हमें फल मिल जाए, सब्जियां मिल जाएं, तो हम इसका उपभोग कर लें, तो ये क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। अब कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी, 4 प्रकार के
उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं, यानी कि ये मांस को नहीं खाते हैं। ये सब क्या खाते हैं? पौधों की पत्तियां, कोमल तने खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरण और गाय कैसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब आते हैं किस पे? द्वितीयक उपभोक्ता। किस पे आते हैं? द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये कैसे शाकाहारी, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता उनको प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। अब आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता भी खा लेते हैं, यानी कि शाकाहारियों को खा लेते हैं और मांसाहारियों को भी खा लेते हैं। जैसे शेर हिरण को खाता है, ठीक है, और लोमड़ी को भी खाता है। अब हिरण हमारा कैसा हो गया? शाकाहारी हो गया। कैसा हो गया? शाकाहारी हो गया। और लोमड़ी हमारी कैसी हो गई? लोमड़ी हमारी हो गई मांसाहारी। कैसी हो गई? मांसाहारी। तो जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को यानी कि शाकाहारियों को भी खा लेते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारियों को भी खा लेते हैं। अब आते हैं सर्वाहारी पे। सर्वाहारी ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि। जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता तीनों को खा ले वो क्या कहलाता है? सर्वाहारी कहलाता है। अब आते हैं किस पे? स्कैवेंजर्स पे। किस पे आते हैं? स्कैवेंजर्स है। अपघटनकर्ता को इंग्लिश में कहते हैं स्कैवेंजर्स। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर में कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। अपघटनकर्ता कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं अपघटनकर्ता, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। अब आते हैं अजैविक, अबायोटिक। अबायोटिक में तुम्हें पता है प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता है, उनके सबके लिए आवश्यक होते हैं। कि बिना जैविक घटक में क्या आते हैं? अब वायु आती है, हमें सांस लेने के लिए वायु चाहिए, हमें भी चाहिए, पेड़ों को भी चाहिए, ठीक है प्रकाश भी हमें भी चाहिए, पेड़ों को भी चाहिए। तो ये सब जैविक घटक जो होते हैं वो किसके लिए? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या हम कह सकते हैं जैविक घटकों के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम लोग आते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं या खाद्य कड़ी भी कह सकते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह होता है, यानी कि ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। जैसे कि पौधों को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? सांप। मेढक को कौन खाता है? सांप। तो पौधे हमारे हो गए, या क्या ये कौन हो गया? उत्पादक हो गए। टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और सांप क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अब जब सांप मर जाएगा तो इसे कौन खाएगा? कीड़े मकोड़े खाएंगे। कौन खाएगा? कीड़े खाएंगे। तो हमारे कीड़े क्या हो गए? कीड़े क्या हो गए? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स या क्या कह सकते हैं? अपघटनकर्ता। उपभोक्ता उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, टिड्डा उसमें खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है, और टिड्डा मेढक को खाता है, वह उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, एवं सांप मेढक को खाता है, वह उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे कि हमने बताया था अभी कि पौधों में जितनी ऊर्जा होगी उसे टिड्डा खाएगा, उसका 10% लेगा। टिड्डा मेढक को खाएगा तो टिड्डा ने जितनी एनर्जी ली है, जितनी ऊर्जा ली है, उसका 10% मेढक के पास जाएगा। अब मेढक को जब सांप खाएगा तो मेढक ने जितनी ऊर्जा ली है उसका 10% किस में जाएगा? सांप में जाएगा। ठीक है। अब देखिए यही जो हमने बताया यही इसमें लिखा
क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा अपने शरीर में रूपांतरित करता है। जैसे कि अगर 100 मान लिया, नीचे नीचे समझाते हैं आपको। जैसे सूर्य से 10,000 इकाई ऊर्जा किसने ली? उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों ने बनाया। पेड़ पौधों ने 10,000 का 10% कितना हो गया? हमारा 1,000। कितना हो गया? 1,000 ऊर्जा किसने प्रयोग की? उत्पादक ने यूज की। तो उत्पादक को जो खाएगा यानी कि पौधे को जो खाएगा, 1,000 ऊर्जा यानी थी पौधे के पास, और पौधे को किसने खा लिया? टिड्डे ने खा लिया। तो 1,000 का 10% कितना होता है? 1,000 का 10% हो गया 100। 1,000 का 10% हो गया 100। तो टिड्डे को कितनी मिली? 100। अब टिड्डे को खाया किसने? मेढक ने खाया। तो मेढक को उसकी 10% यानी कि 10 इकाई। और मेढक को खाया किसने? सांप ने। तो सांप को कितनी ऊर्जा मिली? 1% ऊर्जा मिली। तो इसी प्रकार से 10% का और ऊर्जा रूपांतरित होगी। और ये 10% का सिद्धांत किसने दिया? ये 10% का सिद्धांत दिया लिंडमैन ने। किसने दिया? लिंडमैन ने 10% का सिद्धांत दिया। किसने दिया? लिंडमैन ने 10% का ऊर्जा सिद्धांत दिया। किसी भी परितंत्र में मूल उत्पादक में अधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? सीधा रहता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? सीधा रहता है। ये क्वेश्चन आता भी है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऊर्जा पिरामिड में खाद्य का जो पिरामिड होता है वो कैसा रहता है? सीधा रहता है। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता के पास, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और सबसे कम किसके पास मिलेगी? तृतीयक उपभोक्ता के पास मिलेगी। खाद्य श्रृंखला के स्तर। अभी जो फूड चेन हमने लोगों को देखी थी उसके अब क्या कहते हैं? स्तर। 2 स्तरीय। पौधे को किसने खाया? हाथी ने खाया। पौधे को किसने खाया? हाथी ने। अब हाथी को तो कोई खाता नहीं। हाथी जब खुद मरता है तभी वो मारा जाता है। अब त्रिय स्तर पे आते। त्रिय स्तर पे पौधे को किसने खाया? हिरण ने खाया। और हिरण को किसने खाया? बाघ। बाघ को कोई खाता है? नहीं खाता है। बाघ जब खुद मरता है तभी मरता है। अब आते हैं 4 स्तरीय पे। 4 स्तरीय पे कौन कौन से आएगा? पौधे को किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को लोमड़ी ने खाया। और लोमड़ी को किसने खाया? बाघ ने खाया। ये हो गया 4 स्तरीय खाद्य श्रृंखला। अब आते हैं 5 स्तरीय खाद्य श्रृंखला पे। 5 स्तरीय खाद्य श्रृंखला मतलब पौधे को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को किसने खाया? मोर ने खाया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।